हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिल्लत आईएएस एकेडमी। आज मैं बात करूंगी जर्नल स्टडीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। मैं प्रीति कुमारी। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर किस तरीके कैसे क्वेश्चन कवर करने हैं। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर कि किस देश ने, कौन सा देश यानी कि किस देश ने अपनी तरह का पहला अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया है। तो अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम की मैंने बात करी है। सही आंसर है यहाँ पर जॉर्डन। जॉर्डन ने बनाया है। जॉर्डन पड़ता है आपका एशिया के दक्षिण में। इसने जो है अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया है। चलिए पढ़ते हैं म्यूजियम के बारे में। जॉर्डन ने अकाबा के तट पर अपना पहला पानी के भीतर सैन्य संग्रहालय का अनावरण किया है। आप जैसे इमेज में देख रहे होंगे तो ये क्या है, इन्होंने जो है पानी, जॉर्डन एक देश है, जॉर्डन ने जो है पानी के भीतर अकाबा के तट पर अपना पहला पानी के भीतर सैन्य संग्रहालय का अनावरण किया है। अच्छा, ये समारोह स्टार्ट किया है तो इस समारोह में जॉर्डन ने कई सैन्य वाहनों को डुबो दिया, जिसमें से टैंक, डुबकी वाहन और एक हेलीकॉप्टर भी शामिल है। चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, टाइगर जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघ की उपस्थिति सबसे अधिक है। बात करी गई है टाइगर जनगणना 2018 की। तो टाइगर जनगणना 2018 के अनुसार किस राज्य में बाघ की उपस्थिति सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टाइगर जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार राज्य में बाघ की उपस्थिति सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। चलिए देखते हैं टाइगर जनगणना रिपोर्ट 2018 के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 जारी की है। 2018 जारी की, इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर हैं। आगे मैं बात करूं, इस जनगणना के अनुसार 2018 में बाघों की संख्या बढ़कर के 2967 हो गई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। जगदीप धनखड़। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल के अभी जो राज्यपाल बने हैं जगदीप धनखड़ हैं। चलिए कुछ राज्यपालों की सूची में इससे पहले बात करूं यहाँ पर, तो जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ये बात सही है कि जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, लेकिन इनको शपथ दिलाई किसने है, तो इनको शपथ दिलाने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नाम इनका टीबी राधाकृष्णन। टीबी राधाकृष्णन ने कोलकाता में राजभवन में इनको पद की शपथ दिलाई है जगदीप धनखड़ को। चलिए कुछ राज्यपाल यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ नवनियुक्त राज्यपालों की चर्चा की गई है। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं लालजी टंडन। यहाँ पर एक विवाद उत्पन्न हो रहा है। विवाद ही क्या है कि अभी जो है मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं लालजी टंडन, उनकी तबीयत खराब होने के चलते आनंदीबेन पटेल ने वहां का कार्यभार संभाल रखा है अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर। चलिए आगे मैं बात करती हूँ, अस्थायी रूप से हैं आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल में। बिहार की बात करूं, बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा राज्य के जो राज्यपाल हैं रमेश बैस। नागालैंड के राज्यपाल कौन है। नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की बात करूं तो जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है, जैसे मैंने अभी पढ़ा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि 3 तलाक बिल का असली मकसद मुस्लिम परिवारों का विनाश है। 3 तलाक बिल का जो असली मकसद है वो मुस्लिम परिवारों के विनाश का मकसद है। ये किसने कहा है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलाम नबी आजाद ने ऐसा कहा है कि 3 तलाक बिल का असली मकसद मुस्लिम परिवारों का विनाश है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये है गुलाम नबी आजाद। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने ट्रिपल तलाक बिल भाषण में कहा है कि मुस्लिम परिवारों का विनाश ट्रिपल तलाक बिल की असली मकसद है। चलिए आगे बात करती हूँ। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अपने रसगोला के लिए GI टैग प्राप्त हुआ है। तो भौगोलिक संकेत की मैंने यहाँ बात की है, तो रसगोला के लिए किस क्षेत्र में भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। एक
तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन 3 ओडिशा। ओडिशा राज्य को जो है अपने रसगोला के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये है रसगोला, आप इमेज में देख रहे हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच जारी रसगोला विवाद का अंत हो गया है। अभी विवाद क्या था, ये विवाद ये था क्योंकि एक कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हम किसी भी स्पेशली क्षेत्र को अगर देखें हम, तो वहां पर अगर कोई भौगोलिक संकेत की मैं बात करूं तो या किसी भी मटेरियल, किसी भी सामग्री के लिए जब कोई भी भौगोलिक संकेत दिया जाता है तो वो कुछ समय के लिए दिया जाता है, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति और कुछ क्रिया प्रतिक्रिया चेंज होती रहती है, इसीलिए। तो यहाँ पर आगे मैं बात करूँ, ये पहला जो है यानी कि 29 जुलाई 2019 को ओडिशा के रसगुल्ले भौगोलिक पहचान यानी कि जीआई टैग को हासिल कर लिया है। ओडिशा ने 29 जुलाई 2019 को। रिपोर्ट के मुताबिक वह यहाँ पर जो है यानी कि रिपोर्ट के मुताबिक वस्तु भौगोलिक पहचान 1999 के कानून के तहत इस मिठाई को ओडिशा रसगोला के तहत प्रमाण पत्र दिया गया है। एक नोट पॉइंट है, यहाँ पर देख लेते हैं हम नोट पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ का जो नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट रसगुल्ले के जीआई टैग को लेकर के पिछले साल ओडिशा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका जो है दायर की गई थी। चलिए आगे मैं बात करती हूँ। ओडिशा रसगुल्लों को मिला भौगोलिक पहचान जीआई टैग जो है यानी कि पहचान प्रमाण पत्र साल 22 फरवरी 2028 तक ही वैध रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, भौगोलिक संकेत मिलता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के चलते इसको कुछ समय लिमिटेड सीमित समय तक रखा जाता है। आगे मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट पे, इससे पहले 2017 में जीआई टैग पश्चिम बंगाल को मिला था रसगोला के लिए, और अभी जो है 22 फरवरी 2000 मैंने बताया 2028 तक कहाँ पर रहना है, ये 22 फरवरी 2028 तक ओडिशा के पास रहना है। लेकिन 2017 में जीआई टैग पश्चिम बंगाल को मिला था और उड़ीसा को कब मिला, ओडिशा को मिला है 29 जुलाई 2019 को। आगे यहाँ पर बात करते हैं, इसके ठीक बाद 2018 में ओडिशा लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने रसगुल्ला कारोबारियों के समूह के साथ मिलकर के ओडिशा रसगुल्ले भौगोलिक संकेत देने का आवेदन किया था। अगला पॉइंट है कि चेन्नई स्थित जो है यानी कि जीआई रजिस्टर्ड ने ओडिशा रसगुल्ला के लिए एक औपचारिक प्रमाणन जारी भी किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक यानी कि सीएफओ ने हाल ही में विश्व बैंक के सीएफओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा यहाँ पर अंशुला कांत। अंशुला कांत को विश्व बैंक के सीएफओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है अंशुला कांत इमेज में। चलिए बात करते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की प्रबंधक निदेशक अंशुला कांत विश्व बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में अपॉइंट की गई हैं। ये पहले किस पद पर थी? तो भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक के पद पर थी अंशुला कांत। ठीक है, आगे मैं बात करूं अंशुला कांत की, तो अंशुला कांत की कुछ एजुकेशन के बारे में बात करें। अंशुला कांत लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन से अर्थशास्त्र ऑनर्स में ग्रेजुएट है और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट है ये अंशुला कांत। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के लिए किस राज्य ने पहली राज्य जल नीति बनाई है? तो जल संरक्षण के लिए किस राज्य ने पहली राज्य जल नीति बनाई है? सही आंसर है यहाँ पर मेघालय। मेघालय ने ये जो है पहली जल नीति बनाई है। चलिए चर्चा करते हैं। मेघालय पहला भारतीय राज्य है जिसने जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अपनी जल संरक्षण नीति बनाई है और राज्य की नीति वर्षा जल के संरक्षण और वर्षा संचयन जल संचयन प्रणाली की स्थापना और भूजल के अनुचित उपयोगों को नियंत्रित करने के लिए उचित तरीकों जैसे कई उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करेगी मेघालय सरकार। आगे मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर आप देख लेंगे इमेज में इतना आपको दिख रहा है मेघालय। ठीक है, यस। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अफगानिस्तान के किस खिलाड़ी को तीनों प्रारूपों में टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है? तो अफगानिस्तान का कौन सा खिलाड़ी है जिसको तीनों प्रारूपों में टीम का न्यू कप्तान अपॉइंट कर दिया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है राशिद खान, ऑप्शन 4। राशिद खान को तीनों टीमों के प्रारूपों की टीम का कप्तान अपॉइंट किया गया है। चलिए देखते हैं, चर्चा करते हैं इनके बारे में। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है राशिद खान। 2019 आईसीसी विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने लेग स्पिनर राशिद खान को तीनों प्रारूपों टेस्ट, पहला प्रारूप टेस्ट, दूसरा वनडे और तीसरा है T20 के कप्तान के रूप में इन्हें अपॉइंट कर दिया है।
पूर्व कप्तान की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है पूर्व यानी कि पूर्व कप्तान असर अफगान को यहाँ पर डिप्टी या फिर उप कप्तान अपॉइंट किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भूटान और किस देश के बीच व्यापार की सुविधाओं के लिए भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी में एक जलमार्ग स्थापित किया है। तो किस नदी में भूटान और किस देश के बीच व्यापार सुविधाओं के लिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में भूटान के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है। अब आप इस तरीके से देखेंगे कि जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस किस राज्य से किस किस देश से गुजरती है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका बांग्लादेश। भूटान के साथ बांग्लादेश ने जल व्यापार यानी कि जल मार्ग से व्यापार के लिए सहमति दर्शाई है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। चर्चा करते हैं थोड़ी सी। भूटान अब भारत के रास्ते बांग्लादेश तक माल पहुंचा सकता है। और दूसरी बात करूं इस परिवहन में जो है 30% लागत और 8 से 10 दिन का समय बचेगा। तो 30% जो परिवहन लागत है उसकी बचत होगी और 8 से 10 दिन का जो समय एक्स्ट्रा लगता है उसकी बचत होगी इस जल मार्ग के द्वारा। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से भूटान ये जो आपकी यानी कि आपकी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की बात की गई है, तो यहाँ से लेकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी आपकी मेघालय असम यहाँ से होकर के यहाँ आ जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर भूटान से भूटान से और ये जो है यहाँ तक आसानी से आ सकता है। यस, चलिए आगे मैं बात करती हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भूटान और बांग्लादेश के बीच देश के जलमार्ग के माध्यम से व्यापार की सुविधाओं को प्रदान करेगा। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय या फिर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1986 को। 27 अक्टूबर 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष की मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो यानी कि नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, नोएडा। आगे मैं बात करूं इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं जलज श्रीवास्तव। जहाजरानी मंत्रालय की बात करूं तो ये कहाँ पर है इसका, यानी कि ये है जहाजरानी मंत्रालय। चलिए, इसके प्रमुख यहाँ पर है यानी कि मनसुख एम मंडाविया। चलिए आप इमेज में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 8वीं से 12वीं कक्षा तक के वैकल्पिक विषय के रूप में मैथिली भाषा को जोड़ने की घोषणा की है। तो मैथिली भाषा को 8 से 12वीं तक की कक्षा के वैकल्पिक रूप के ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि आप इस भाषा को जोड़ सकते हैं। किस राज्य ने ऐसा किया है या किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऐसा किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि दिल्ली। दिल्ली ने ऐसा करने के लिए घोषणा की है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि कक्षा 8 से 12वीं तक वैकल्पिक विषय के रूप में मैथिली भाषा को पाठ्यक्रम से पेश किया जाएगा। और दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उर्दू और पंजाबी की तरह मैथिली को दिल्ली की सरकार के स्कूलों में शामिल किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 15 जुलाई 2019 को दुबई के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी थी? तो किसने भरी थी, कहां से, किस स्थान पर, शहर में? चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 इंदौर ने। इंदौर शहर ने 15 जुलाई 2019 को दुबई के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी थी। पढ़ते हैं इसके बारे में। तो मध्य प्रदेश के इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 15 जुलाई 2019 को रवाना हुई, जिसमें 153 यात्री सवार थे। आगे बात करती हूँ, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भाई कौन है जिनको यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? चलिए, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा यहाँ पर उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है यहाँ पर यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट हुई है। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, यही है उर्सुला वॉन डेर लेयन। जुलाई 2019 में यूरोपीय परिषद ने जीन क्लाउड जुनकर के उत्तराधिकारी के रूप में उर्सुला वॉन डेर लेयन को नामित किया और उन्हें 16 जुलाई को यूरोपीय संसद द्वारा यूरोपीय आयोग का 13वां अध्यक्ष चुना गया है। इंपॉर्टेंट है कि इनको कब चुना गया और कौन से नंबर के हैं, तो ये 13वें नंबर के अध्यक्ष हैं। यस, चलिए आगे चलते हैं।
आगे पढ़ते हैं इनके बारे में कि जब तक निर्वाचन अध्यक्ष 1 नवंबर 2019 को पद ग्रहण नहीं करते तब तक जुनकर आयोग का नेतृत्व करते रहेंगे। यस, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने जो अमेरिका अर्थशास्त्री डेविड लिप्टन को जो है अपना अंतरिम प्रमुख चुना है। और यहाँ पर मैं बात करूँ जो यहाँ पर डेविड लिप्टन है, डेविड लिप्टन क्रिस्टीन लेगार्ड की जगह लेंगे और जिन्हें यूरोपियन सेंट्रल बैंक का प्रमुख मनोनीत किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि CCEA ने हाल ही में किस राज्य में 2800 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी है? तो CCEA ने हाल ही में जो है 2800 मेगावाट की बहुउद्देशीय दिबांग परियोजना को मंजूरी दी है। ये राज्य है आपका, ऑप्शन ए सही होगा, अरुणाचल प्रदेश ने इसके लिए मंजूरी दी है। पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होगी आपकी CCEA की, यानी कि यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स। यस, चलिए आगे मैं बात करूँ। यहाँ परियोजना 1600 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित की जाएगी और इसमें 2880 मेगावाट की क्षमता होगी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर। उससे पहले अरुणाचल प्रदेश दक्षिण में असम और नागालैंड राज्य की सीमाओं से पश्चिम में भूटान और पूर्व में म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ साझा करता है। और यहाँ पर जो इसकी मैकमोहन रेखा की बात करें तो ये उत्तर में चीन से अलग होता है। हिमाचल जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश आपका चीन से अलग होने वाली जो रेखा है जिसको मैकमोहन डिवाइड लाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 21वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुई है? तो 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुई है? इसका सही आंसर होगा कटक। कटक कहाँ पड़ता है? कटक पड़ता है आपका उड़ीसा। और इम्पोर्टेंट है कि कटक को चावल के कटोरे के नाम से भी, यानी कि चावल के कटोरे की संज्ञा भी दी जाती है। चलिए पढ़ते हैं इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। 21वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 17 जुलाई 2019 को कटक के जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई। आगे मैं बात करूं, चैंपियनशिप में भारत, सिंगापुर, मलेशिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य ने शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर के 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? तो यानी कि इसको जो है चौगुना करने का फैसला किया है, यानी कि इस रकम को, इस अमाउंट को चौगुना करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? आंसर सही है ऑप्शन 2, यानी कि महाराष्ट्र ने ऐसा करने का निर्णय किया है। चलिए इस प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र ने शहीदों सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 4 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। आगे बात करें अगले पॉइंट पे, तो शहीदों सैनिकों के परिजनों को अब तक 25 लाख रुपए की बजाय अब से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। यस, चलिए आगे मैं बात करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, ये आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र की कितना कितना क्षेत्र घेरता है और उसके बाद में इसके जिले। यस, आगे बात करते हैं चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण की तिथि क्या थी? तो चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण की तिथि क्या थी? चंद्रयान 2 के सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 22 जुलाई को चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया था। पढ़ते हैं चलिए इसके बारे में। चंद्रयान 2 के बारे में देखते हैं। चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 के बाद भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है, क्योंकि चंद्रयान 1 पहले जा चुका था। चंद्रयान 2 कब गया है ये चलिए देखते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित मिशन को, यानी कि 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में दूसरे लॉन्च पैड से जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा या मार्क 3 द्वारा चंद्रयान या चंद्रमा पर लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2। यस, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश ने रेलवे लाइनों के उन्नयन के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं, कौन से देश ने किए हैं? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2, यानी कि श्रीलंका ने जो है, श्रीलंका ने रेलवे लाइनों के उन्नयन के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखते हैं इसके बारे में। श्रीलंका ने हाल ही में उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले रेलवे ट्रैकों को अपग्रेड करने के लिए भारत के साथ $91.26 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
आगे बात करूं तो यह जो है 100 वर्षों में पहली बार होगा जब श्रीलंका इस 130 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का उन्नयन करेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अब तक कितने भारतीय क्रिकेटरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो भाई कितने क्रिकेटरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि 6 क्रिकेट को शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में, हॉल ऑफ फेम के बारे में देखते हैं। 2019 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 और क्रिकेटर शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं? सचिन तेंदुलकर, एलन डोनाल्ड और केसरी यानी कि फिट्जपैट्रिक। ऑस्ट्रेलिया से हैं ये फिट्जपैट्रिक। हॉल ऑफ फेम के बारे में बात करें तो 1932 से अब तक सिर्फ 6 भारतीयों को इस सूची में शामिल किया गया है। और आगे बात करूं, क्रिकेट को पुरुषों का खेल माना जाता है। इसका रीजन क्या है, क्यों बोलते हैं कि क्रिकेट सिर्फ पुरुषों का खेल है? शायद इसीलिए इसको कहा जाता है, शायद इसी का यही कारण है कि अब तक 90 खिलाड़ियों में से 8 महिलाएं ही इसमें इस सूची में शामिल की गई हैं या इस सूची में शामिल हैं। तो मतलब जितना 82 जो हमारे क्रिकेटर हैं वो पुरुष हैं। चलिए यहाँ पर कुछ मैंने संख्या देखी, इंग्लैंड की मैं बात करूं तो इंग्लैंड से कितने क्रिकेटर लिए गए, कितने प्लेयर्स? 28 प्लेयर्स इंग्लैंड से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से 26 प्लेयर्स लिए गए हैं। वेस्ट इंडीज से 8 प्लेयर्स लिए गए हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी आप देख लेंगे। आगे बात करती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे या फिर किसे नियुक्त किया गया है? पीएम मोदी के निजी सेक्रेटरी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सही आंसर होगा विवेक कुमार को। चलिए, ये निजी सेक्रेटरी, इनके पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है विवेक कुमार को। कुछ और सेक्रेटरी हैं उनके बारे में देखेंगे, इससे पहले देखते हैं। विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। वह वर्तमान में प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के निदेशक के रूप में सेवारत हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दूरसंचार सचिव की बात करूं तो दूरसंचार सेक्रेटरी कौन है? टेलीकॉम सेक्रेटरी अंशु प्रकाश। फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करूं, वित्त सचिव कौन है? तो राजीव कुमार वित्त सचिव हैं। आगे बात करूं होम सेक्रेटरी की तो गृह सचिव कौन है? अजय भल्ला गृह सचिव हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के दौरान असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ब्रिटिश भारत के दौरान असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत के दौरान असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए सो गाइस, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।